नमस्कार, स्वागत है आपका। पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 3 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर महाकुंभ से जुड़ी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के फैसले से संत नाराज बताए जा रहे हैं। आखिर क्यों नाराज है संत, इस पर होगी विस्तार से चर्चा। दूसरी खबर आपको बताएं कांग्रेस से जुड़ी है। 15 जनवरी को कांग्रेस राजभवन कूच करेगी। सवाल ये कि किसानों को समर्थन कांग्रेस की जरूरी है या मजबूरी है। और तीसरी खबर बर्फबारी से जुड़ी है। तीसरी खबर आप देख सकते हैं चमोली का जो हालात हैं आपके सामने हैं। तो तीनों खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे। तो रुक करेंगे बड़ी खबर का। हरिद्वार से आ रहे श्रद्धालुओं का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो श्रद्धालु अब पहुंचेंगे कुंभ में उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। कुंभ आने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने इस पर ऐतराज जाहिर किया है। वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, विरोध इसका किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रद्धालुओं का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का फैसला दरअसल प्रशासन की तरफ से लिया गया है। कोविड का वक्त है, लिहाजा तमाम एहतियात कुंभ मेले के आयोजन में बढ़ती जा रही है। कुंभ आने के लिए अब जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचना चाहेगा उसको पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। उसके बाद बहुत सी और चीजें हैं, उनसे भी गुजरना होगा, तब आपको कुंभ मेले में जाने की इजाजत मिलेगी। लेकिन इस पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने ऐतराज जाहिर किया है। तो हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन कराने को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने विरोध जताया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने पीएम से मांग की है कि उत्तराखंड सरकार को कुंभ को भव्य और दिव्य तरीके से मनाने के निर्देश दें। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक का यह कहना है कि कुंभ मेले में श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन सिर्फ कुंभ के स्नान के लिए किया जाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी को देखते हुए जवाब मांगा है। उधर कुंभ मेला आईजी संजय गुंजियाल का यह कहना है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कोई पहली बार नहीं की जा रही है। आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लाखों करोड़ों में होगी। उनका रजिस्ट्रेशन कराना असंभव है, वो नहीं हो पाएगा। हम तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी यही मांग करेंगे, आप अगर कोई नहीं तो आप खुद स्वतः संज्ञान में लें और मेला कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को निर्देश दें। पैसे कोई समस्या हो तो हम लोग जाएंगे, हमारे पूरा अखाड़ा परिषद जाएगा, प्रधानमंत्री से गृह मंत्री से मिलेगा, उनसे हाथ जोड़ेगा कि नहीं आप बजट दीजिए सरकार को, उत्तराखंड सरकार को। जनरल नहीं किया, कुंभ स्नान पर किया खाली। ये ऐसा नहीं किया कि रोज के लिए रहेगा। जब कुंभ का प्रमुख पर्व होगा उसके लिए किया, क्योंकि वो हाईकोर्ट ने मांगा है कि कोरोना से बचाव के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, तो शायद वहाँ भी लिख के देना जरूरी है। पूरे उत्तराखंड में जितने भी स्टेट के जितने भी एंट्री पॉइंट है और जो डिस्ट्रिक्ट्स है, उनमें ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई पहले से चली आ रही है। और रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई कोई नई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि हर जनपद में अगर आप देखेंगे स्मार्ट सिटी पोर्टल में जो भी व्यक्ति स्टेट की बाउंड्री में या इंटर स्टेट एंट्री कर रहे हैं, तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन किया जाना ऑलरेडी पहले से एडवाइजरी है। तो महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब उनको कराना होगा। इसके लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन कराने को लेकर अब अखिल भारतीय अखाड़ा इसका विरोध कर रहा है। दरअसल अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने पीएम से मांग की है कि उत्तराखंड सरकार को कुंभ को भव्य और दिव्य तरीके से मनाने के निर्देश दिए जाएं। और जूना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा के वरिष्ठ पदाधिकारी ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के साथ विचार विमर्श के बाद नगर प्रवेश, भूमि पूजन और पेशवाई की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 25 जनवरी को जूना अखाड़े की अगुवाई में आह्वान अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा नजीबाबाद हरिद्वार मार्ग से नगर प्रवेश करेगा। 16 फरवरी को भूमि पूजन किया जाएगा। इसके बाद तीनों अखाड़े अपनी धर्म ध्वजा स्थापित करेंगे। 27 फरवरी को दोपहर 12:40 पर पांडेवाला ज्वालापुर से जूना अखाड़े तक अग्नि अखाड़े की पेशवाई जूना अखाड़े पहुंचकर अपनी अपनी छावनियों में प्रवेश करेंगी। कुल देवता जो होगा, ग्रामीण देवता होगा, क्षेत्रीय देवता होगा, प्रवेश होने के लिए अनुमति प्रदान करें।
कि हम उस शहर में प्रवेश कर सकें। इसलिए उसको कहते हैं नगर प्रवेश, कि देवी देवताओं की अनुमति लेके, राजा की अनुमति लेकर विधिवत नगर में प्रवेश किया जाए, इसको कहते हैं नगर प्रवेश। ये हमारा चल के हरिद्वार के कुछ सीमा के बाहर से आरंभ होकर पांडुवाली जाएगा, जिसको ज्वालापुर के पास में पांडुवाल कहते हैं, यहाँ जाएगा। और 25 तारीख को नगर प्रवेश है। और हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन कितने दिन होगा, इसको लेकर अभी सरकार पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। कुंभ मेले को लेकर कोई 48 दिन और कोई 60 दिन की बात कर रहा है, मगर शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि कुंभ मेले का नोटिफिकेशन फरवरी के दूसरे सप्ताह के बाद जारी होगा, तभी पता चलेगा कि आखिर कुंभ कितने दिनों का होगा। नोटिफिकेशन में ही इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। अभी फरवरी के सेकंड वीक के बाद जारी करेंगे इसका नोटिफिकेशन, तब पता चलेगा। यार कितने दिन का लगाया जा रहा है? 28? नहीं, वो तो जारी होगी ना, नोटिफिकेशन में तो फाइनल होगा। अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ। नहीं। और बड़ी खबर आपको बताएं, चमोली से आ रही है। गोख गांव में 70 साल में पहुंची है बिजली पहुंचने से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। लगभग 7 परिवारों के बिजली के मीटर भी लगाने की तैयारी चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज भी कुछ जगहों पर, कुछ राज्यों के कुछ गांव ऐसे हैं जिन पर अब तक बिजली नहीं पहुंची है। ऐसे ही गोख ये गांव का नाम है, जो कि चमोली के अंतर्गत आता है। गांव में 70 साल में बिजली यहां पर पहुंची है। बिजली पहुंचने से ग्रामीणों में खुशी की लहर है, और एक बड़ी वजह भी खुशी की ये होती है। एक जमाने से अंधेरे में रहने को परिवार जो मजबूर थे, अब उन्हें भी बिजली यहां पर सप्लाई हो रही है। लगभग 7 परिवार बताए जा रहे हैं जिनके बिजली के मीटर लगाने की तैयारी हो रही है। नितिन सेमवाल ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। नितिन सेमवाल, एक बड़ी खुशखबरी है उन परिवारों के लिए जो पहली बार बिजली अपने घर में देखेंगे जलती हुई। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो जिस तरीके से आजादी के इतने साल के बाद किसी गांव में विद्युत पहुंचना एक बड़ी उपलब्धि होती है, विभाग के लिए भी होती है और गांव वालों के लिए भी होती है। अभी हम इसी गांव में मौजूद हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों के अंदर एक बिजली को लेकर बड़ी उम्मीद थी, तो वो आज उजागर हुई है। इसके अलावा लोगों की एक उम्मीद और भी है कि इस गाँव में सड़क पहुंचे और सड़क की सौगात भी मिले। तो हालांकि एक बिजली अब पहुंच चुकी है, तो धीरे धीरे ये रहेगा कि यहाँ पे सड़क भी पहुंचेगी। लेकिन जिस तरीके से एक बहुत बड़ी योजना विद्युत विभाग ने यहाँ पे बनाई थी, दीनदयाल की जो योजना है, उसके तहत यहाँ पे विद्युत व्यवस्था सुचारू की गई है और अधिकारी भी इस समय यहाँ पे मौजूद है और विद्युत व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जा रहा है। 7 कनेक्शन दिए जा चुके हैं और अन्य जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको भी अभी विद्युत देने की तैयारी चल रही है। जी नितिन, ये भी साथ में जानना चाहेंगे कि 7 परिवारों के मीटर लगाने की तैयारी चल रही है। पूरा जो गांव है इसकी रूपरेखा क्या है, कितने लोग यहाँ पर रहते हैं, किस तरह के हालात हैं यहाँ पर? जी अगर इस गांव की बात करें तो ये जोशीमठ नगर क्षेत्र के कुछ परिवार यहाँ पे रहते हैं। इसके अलावा जो सेलंग ग्राम सभा है उसके कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं। बेसिकली यहाँ के लोगों का जो काम करने का जो तरीका है वो कृषि पर निर्भर है। पलायन न हो इसलिए ये लोग यहाँ पे आकर अब नए नए भवन भी बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों का ये कहना है कि जो उत्तराखंड सरकार की महत्वपूर्ण योजना होम स्टे वाली चल रही है, उसके तहत इस गांव को जोड़ने की रूपरेखा तैयार हो रही है और उसी के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले विद्युत व्यवस्था, रास्ते और सड़कों को पहुंचाया जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नितिन सेमवाल। अब बड़ी खबर आपको बताएं, देहरादून से आ रही किसानों के समर्थन में उतरी है कांग्रेस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसान जिस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसके समर्थन में कांग्रेस अब खुलकर उतर आई है। 15 जनवरी को प्रदर्शन किया जाएगा, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का। राजभवन के सामने कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। राष्ट्रीय महामंत्री प्रभारियों की बैठक में इस बात का फैसला किया गया है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने इस बात की जानकारी दी है। AICC की बैठक में तमाम लोग शामिल हुए थे जहां पर इस बात का फैसला लिया गया है। राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत वर्चुअली रूप से शामिल हुए थे इस मीटिंग में। किसानों के पक्ष में सघन अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उत्तराखंड की कांग्रेस खुलकर किसानों के पक्ष में आ गई है और तमाम तैयारियां वो कर रही हैं। राजभवन कूच करने की तैयारी है।
15 तारीख को यानी कि अब से 5 दिनों के बाद पूरी रणनीति इसके लिए बनाई जा रही है कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस के महासचिव भी यहाँ पर मौजूद थे, तमाम जो लीडर्स थे वो मौजूद रहे और जो लोग नहीं पहुंच पाए वो वर्चुअली इस मीटिंग में जुड़े थे। कोशिश ये की जा रही है कि जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, ये जो प्रदर्शन चल रहा है किसानों को, इसको भुनाया जा सके और इसके साथ साथ अपनी भी राजनीतिक रोटियां सेकी जा सके। हालांकि लगातार वक्त वक्त पर बयानबाजी होती रही है। कांग्रेस कभी खुद को खुलकर सामने रखती है तो कभी अपने आप को दबे पांव ही इस प्रदर्शन में खड़ा पाती है। लेकिन बात अगर उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में अब पूर्व सीएम ने जिस तरह से अपना बयान जारी किया है, जिस तरह से उन्होंने उस बात को कबूला है कि वो किसानों के साथ हैं, तो अब एक बार फिर से ये जग जाहिर हो गया है कि कांग्रेस एक बार फिर इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी और किसानों के सुर में सुर मिलाती हुई कांग्रेस अब उत्तराखंड की दिखाई देगी। 15 तारीख को राजभवन के सामने कांग्रेस प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। राष्ट्रीय महामंत्री प्रभारियों की बैठक यहां हुई थी। इस बैठक में यह फैसला लिया गया है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने इस बात की जानकारी दे दी है। तो बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया है कि किस तरह से आगे की स्ट्रेटेजी होगी, किस तरह से सरकार को इस मामले पर घेरा जा सकता है उत्तराखंड में। लिहाजा इसीलिए एक हाई लेवल मीटिंग कही जा सकती है। राज्य के हिसाब से इस मीटिंग को बुलाया गया था। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में चुनावी माहौल भी होगा। लिहाजा कांग्रेस पूरी तरह से कमर अपनी कस चुकी है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने एक बार फिर उत्तराखंड सरकार पर ट्वीट करके वार किया है। बेरोजगारी पर त्रिवेंद्र रावत ने सरकार को हरीश रावत के आड़े हाथों दरअसल लिया है। हरीश रावत ने अपने कार्यकाल के दौरान सरकारी विभागों में रिक्तियों को लेकर आंकड़े जारी करते हुए त्रिवेंद्र रावत सरकार के 7 लाख रोजगार के दावों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी के इस कार्यकाल में 3100 पदों पर प्रक्रिया प्रारंभिक स्तर पर है। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा है कि राज्य सरकार आंकड़े पेश करे कि 3.5 साल के कार्यकाल में कितने लोगों को रोजगार सरकार के द्वारा दिया गया है। तो उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में जुट भी चुके हैं। इसी के तहत कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने उत्तराखंड का 3 दिवसीय दौरा किया। देहरादून पहुंचे प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। तमाम बैठकों के बाद प्रदेश प्रभारी ने प्रदेश में कांग्रेस संगठन के मजबूत होने और 2022 में प्रदेश की सत्ता में आने की बात कही। साथ ही प्रदेश की बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पलायन को लेकर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया। हमने एक नया स्लोगन भी दिया कि मेरा बूथ मेरा गौरव। और जिस दिन मेरा बूथ मेरा गौरव जो हमारे कार्यकर्ता हैं, मेरा बूथ अगर अपने बूथ को अपना गौरव मानेंगे तो निश्चित ही हम उसमें कामयाबी हासिल करेंगे। हृदय जी के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो अनर्गल बयान, अनर्गल टिप्पणी करते हैं, उससे मातृशक्ति में बड़े स्तर पर रोष है। अपार समाचार में रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। अब बागेश्वर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकारी स्कूलों की मौजूदा स्थिति बेहद खराब है, जिसे सुधारने के लिए आम आदमी पार्टी ने सेल्फी विद स्कूल अभियान चलाया है। बसंत कुमार ने बताया कि यह अभियान 8 जनवरी से 10 जनवरी तक चलेगा, जिसके द्वारा लोग अपने आसपास के सरकारी स्कूलों की बदहाली की तस्वीरें सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री तक पहुंचा सकते हैं। हम लोग पूरे उत्तराखंड के जो स्कूलों की बदहाली है, स्कूलों का जो स्थिति है, उसको रिकॉर्ड करके जनता के बीच में और सरकार के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि उत्तराखंड में स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है, बिल्डिंगों की हालत बहुत जर्जर है। स्कूल वैसे कई स्कूल बंद चल रहे हैं और कुछ स्कूल खुले भी हैं, तो उन सब की स्थिति को देखा जाएगा, उनका मेंटेनेंस 0 है।
उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। नैनीताल में व्यापारियों के एक कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के बयान को निराधार बताया है। उन्होंने बीजेपी के विधायकों के इंदिरा हृदयेश से संपर्क वाले बयान का खंडन किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा हृदयेश की बताएंगी कि वो कौन से विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं। वो आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये बातें निराधार हैं और उसमें कोई गंभीरता नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस तरह की युवाओं की स्थिति बनी हुई है या बनाई जा रही है बिल्कुल निराधार है, उसमें कहीं पर भी कोई गंभीरता नहीं है। और खबर चमोली से, जहां बीआरओ के जवान और अधिकारियों ने भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले हाईवे पर बर्फ हटाने का काम पूरा किया। हनुमान चट्टी से लेकर माढ़ा गांव तक बीआरओ ने सड़क को खोल दिया है। नेती पास को जोड़ने वाली सड़क भी बीआरओ ने खोल दी है, जिससे लोगों को आने जाने में सुविधा हो रही है। बताया जा रहा है कि इस बार मार्ग पर 4 से 5 फीट बर्फ जमी हुई थी, जिसे हटाकर मार्ग यातायात के लिए खोल दिया गया है। नितिन सेमवाल ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। नितिन सेमवाल, तो कह सकते हैं कि इस वक्त आवाजाही पूरी तरह से चल रही है? राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो ख्याल माड़ा गांव तक खुल चुका है और उसके पीछे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार भारतीय सेना के जो वाहन है वो इस समय सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंचते हैं, तो इनके लिए ये रास्ता खोलना बहुत जरूरी था। तो बीआरओ के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद इन मार्गों को खोल दिया गया है। हालांकि कम बर्फबारी हुई है, ज्यादा ग्लेशियर मार्ग पे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पे या मलारी हाईवे पर कुछ जगहों पर बड़े बड़े ग्लेशियर जरूर आए थे, जिन्हें काट कर अब सड़क वहाँ पे खोल दी गई है। बीआरओ के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी है ये कि कड़ाके की ठंड के बावजूद भी वहाँ पे अधिकारी और मजदूर रहते हैं और वो मशीनों को बर्फ को काटकर सड़क मार्ग को सुचारू करते हैं। जी बिल्कुल। साथ ही नितिन, ये भी जानना चाहेंगे कि और कितना वक्त लग सकता है बर्फ हटाने के काम को, चूंकि आगे भी अभी रास्ता जाम है? जी अगर बात करें तो अब माणा तक जैसे मार्ग खुल चुका है, तो माणा से आगे जो माणा पास है वहां तक मार्ग खोलने का कार्य शुरू किया जाएगा। अगर मौसम ठीक रहता है तो ये मार्ग जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि सड़क के दोनों और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी बर्फ दिखाई दे रही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे मौसम सामान्य होता जाएगा तो बर्फ पिघलेगी और बीआरओ उसके बाद फिर से एक बार बर्फ हटाएगा और उसके बाद मार्ग को सुचारू कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और पहाड़ों में कई दिन की बारिश और बर्फबारी के बाद धूप खिली तो लोगों के राहत मिल गई है। चटक धूप खिलने से बर्फ से लदे पहाड़ों की खूबसूरती भी देखती ही बन रही है। बर्फ की चादर में लिपटी वादियां और पहाड़ियां सैलानी को खूब लुभा रही हैं। बर्फ से लकदक पहाड़ियां, बर्फबारी के बाद खिली चटक धूप ने सुंदरता पर लगाए 4 चांद। चांदी सी चमक रही हैं बर्फ से ढकी चोटियां। ये दिलकश नज़ारा मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर रुद्रप्रयाग के चोपता का है। बर्फ की सफेद चादर में लिपटी पहाड़ियों और बुग्यालों को निहारने सैलानियों का जमघट लगा है। देवरियाताल बहुत अच्छा लगा। हम चोपता गए थे, चोपता से फिर देवरियाताल के बारे में सुना, देवरियाताल हम गए, देवरियाताल में बहुत अच्छा लगा। चोपता में 3 दिन पहले ही भारी बर्फबारी हुई है, जिससे ठंड बढ़ गई है। बर्फबारी की वजह से यहाँ तक का सफर मुश्किलों भरा हो गया है, मगर चोपता का दीदार कर सैलानी खुश नजर आ रहे हैं। चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, उनके ऊपर बर्फ भी दिखी थी और एकदम पीस वाली जगह है, शांति वाली। एक बार आपको वहाँ पे जाना ही चाहिए। प्रतिबंधित वन क्षेत्र होने की वजह से चोपता में मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया नहीं है, इसीलिए बर्फबारी पर्यटकों के लिए जहां बहार लेकर आई है, वहीं बर्फबारी की वजह से जिंदगी मुश्किल हो गई है। रोहित डिमरी, न्यूज स्टेट, रुद्रप्रयाग। और अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए राम जन्मभूमि संग्रह निधि समरण अभियान यात्रा कर्णप्रयाग पहुंच चुकी है। विश्व हिंदू परिषद और राम भक्तों ने यात्रा के कर्णप्रयाग पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने पेट्रोल पंप से लेकर मुख्य बाजार तक रैली निकालकर यात्रा का अभिनंदन किया। यात्रा के सह अभियान प्रमुख ने यह बताया कि उत्तराखंड के हरिद्वार से शुरू हुई इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य राम मंदिर निर्माण में आम जन की सहभागिता हो। इसके लिए कूपन और साहित्य बांटे जा रहे
रहे हैं। ये यात्रा गढ़वाल मंडल के शहरों से होते हुए कुमाऊं मंडल में पहुंचेगी। यात्रा में शामिल लोगों का ये कहना है कि यात्रा का हर जगह जोरदार स्वागत हो रहा है, जिससे लोगों के भगवान राम के प्रति आस्था का पता चल रहा है। और इस खबर के साथ पहाड़ समाचार में अभी के लिए इतना। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।